नमस्ते, मैं हूं कविता और स्वागत है आपका रियल एस्टेट टीवी में। एक ऐसा शो जिसपे हम बात करेंगे रियल एस्टेट इंडस्ट्री की वो बातें जो आपके प्रॉपर्टी मार्केट में डील करने में मदद करेगी। फिर चाहे आपको घर खरीदना हो, दुकान या ऑफिस की डील करनी हो, या फिर आप प्रॉपर्टी में निवेश ही करना चाहते हैं। आज अपने कार्यक्रम में हम जायजा लेंगे कि इस वक्त देश में रियल एस्टेट मार्केट के हालात कैसे हैं। इस चर्चा में हमारे साथ शामिल हो रहे हैं BOP.in के MD अमित मावी, रियल एस्टेट कंसल्टिंग फर्म JLL के चेयरमैन और कंट्री हेड अनुज पुरी, इन्वेस्टमेंट फर्म ASK ग्रुप के CEO और MD सुनील रोहकले, और साथ ही हमारे साथ जुड़ेंगे सुनील मंत्री ग्रुप के चेयरमैन और MD सुनील मंत्री। स्वागत है आप सबका इस शो पर। काफ़ी बुरे हाल है रियल एस्टेट मार्केट के। हम देख रहे हैं कि बिक्री घट रही है, डिमांड खास है नहीं इन करंट प्राइस रेट्स पर, और साथ दूसरी तरफ बिल्डर जो है दाम होल्ड करके रखे हैं, वो दाम घटाने को तैयार नहीं है। दूसरी एक बड़ी समस्या ये भी है कि लिक्विडिटी क्रंच है। अनुज, अमित, आप दोनों हमें ये बताएं कि ओवरऑल मार्केट का सिचुएशन कितनी गंभीर है। सर कविता, गंभीर तो है। ये तो इंडियन इकोनॉमी हमारी गंभीर है, तो रियल एस्टेट तो होएगी गंभीर, बिकॉज रियल एस्टेट का तो पिगी बैक करता है इकोनॉमी के ऊपर। अगर इकोनॉमी नीचे जाएगी तो रियल एस्टेट के ऊपर इम्पैक्ट 100% पहुंचेगा। आई थिंक जो रेजिडेंशियल पार्ट था उसके अंदर प्राइसेस नीचे नहीं आई थी। जब ऑफिसेज और रिटेल नीचे आए तो रेजिडेंशियल नीचे नहीं आया था। उसके अंदर अगर आप देखेंगे तो मैं बोलता हूँ आप 3 और 4 सिटीज को अगर निकाल दें, दिल्ली, बॉम्बे, बैंगलोर और परहैप्स चेन्नई, बाकी आप सिटीज को देखेंगे तो फिर भी ठीक है, कोई ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं है। अगर आप जाएंगे कैलकाटा के अंदर या हैदराबाद में या पुणे के अंदर या टियर 3 टियर 4 शहरों के अंदर इतनी ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं है। उनके अंदर जो प्रॉब्लम आई है रेजिडेंशियल के अंदर अब वो आई है ये बड़ी सिटीज़ के अंदर। एंड उसका एक रीज़न है बड़ा कविता के रेट्स जो थे ये बड़ी जल्दी ऊपर चले गए। इकोनॉमी दूसरी साइड से नीचे जा रही थी, रेट्स हमारे ऊपर चले गए हैं। एक टाइम पे ऐसा देखने को आ रहा है कि जो आपकी सैलरीज हैं वो इतनी ऊपर गई नहीं और प्रॉपर्टी के दाम रेजिडेंशियल में काफ़ी ऊपर चले गए, तो अब वो गैप आ गया है। तो इसीलिए ये 3-4 मार्केट्स आप देखोगे कि ये काफ़ी वीक इस टाइम पे चल रहे हैं। NCR में लार्जली आपका ग्रेटर नोएडा, गुड़गांव अभी भी स्ट्रांग है। बॉम्बे के अंदर थाने, नवी मुंबई, दैट बेल्ट जो है। बैंगलोर के अंदर कुछ जो CBD फिर भी स्ट्रांग है, पर जो पेरिफेरल एरियाज है वो। एंड सिमिलरली चेन्नई में देखेंगे तो अम्बतूर एरिया या OMR का एक्सटेंशन जो है उसके अंदर आप देख रहे हैं कि सप्लाई ज़्यादा आ गई और दाम ऊपर ही हैं और डिमांड नीचे चली गई है। सो आई थिंक वहाँ पे उन एरियाज में आप ज़रूर देखेंगे कि कुछ ना कुछ प्राइस करेक्शन होनी पड़ेगी। पर्टिकुलरली जो प्रोजेक्ट्स अभी शुरू हुए हैं या अंडर कंस्ट्रक्शन है, तो बायर को ल्योर करने के लिए उनको प्राइस नीचे लेके आनी पड़ेगी। अमित, यहाँ पर आपको लाना चाहूंगी, आप क्या देख रहे हैं? आपके हिसाब से मार्केट के हालात कितने खराब या? देखिए, सबसे पहले मैं रियल एस्टेट में रेजिडेंशियल की अगर बात करूं तो उसे 2 सेगमेंट्स में ब्रेक करना चाहूंगा। एनीथिंग बिलो 5,000 रुपीज स्क्वायर फीट एंड एनीथिंग अबव 5,000 रुपीज स्क्वायर फीट। जानना जरूरी ये है कि टिकट कितना है, एंड में सब मिला के मकान पड़ता कितने का है। तो अगर कोई भी मकान 50 लाख के नीचे है, वी आर सीइंग ए वेरी स्ट्रॉन्ग डिमांड, कंसिस्टेंट, 2007 हो, 8 हो, 9 हो, 10 हो, बिकॉज देयर इज अ ह्यूज शॉर्टफॉल इन दैट स्पेस। घरों की जरूरत है, तो वो कांस्टेंट डिमांड है। और प्राइस अगर मेजरली अप्रिशिएट नहीं कर रहे हैं ड्यू टू कंस्ट्रक्शन कॉस्ट, ड्यू टू अदर इन्फ्लेशन कॉस्ट, यू आर सीइंग ए स्टेडी ग्रोथ ऑफ 10-15% ओवर टाइम। 5,000 के ऊपर एज पर अस इन आवर एडवाइजरी वी थिंक देयर इज अ ओवर सप्लाई। सो जब कोई चीज ओवर सप्लाई में है, उसमें प्राइस करेक्ट ना हो तो दे विल बी डील्स वोंट हैपन। सुनील मंत्री साहब को लाना चाहूंगी। मंत्री जी, हम लोग देख रहे हैं कि डेवलपर्स जो है स्टॉक पर बैठे हुए हैं, तो उन्हें दाम घटाकर वो स्टॉक को बेचकर अपना कर्जा चुकाने में क्या दिक्कत है? मैं कुछ हद तक ये बात को स्वीकार करता हूं कि सबसे बड़ी समस्या आज मार्केट में लिक्विडिटी की है। मैं ये सिनारो 2008 से कंपेयर करना चाहूँगा। ऐसा ही प्रकार का सिनारो 2008 में था, जहाँ डेवलपर्स अपनी इन्वेंट्री पे बैठे थे और बिल्कुल जब लीमन क्राइसिस आया तो एक प्रकार की लिक्विडिटी की समस्या आ गई थी। रिजर्व बैंक ने काफ़ी अंकुश लगा दिए थे। जो आज का सिनारो है, सिर्फ डॉलर कम था, ये एक थोड़ा सा चेंज है। उस वक्त मुझे याद है कि 2008 में हर डेवलपर ने अपनी प्राइस में थोड़ी बहुत करेक्शन की।
और जिसका असर हमें बहुत सकारात्मक मिला और काफ़ी अच्छे और स्पीडीली तरीके से एक 6 या 12 महीने के अंदर हम मंदी से जूझ पाएँ और आई थिंक कंप्लीटली उससे बाहर आ गए। पर उसके बाद खराब दौर का सिलसिला शुरू होता है कि प्राइसेस जो अप्रिशिएट हुई है वो बहुत ज़्यादा अप्रिशिएट हो गई। आप अगर गौर करें, जैसे अनुज ने अभी बात कही, 2008 से 2013 के दरमियान अगर मुंबई शहर की बात करें तो 66% पिछले 4 वर्षों में प्राइस एप्रिसिएशन हुआ है। और मैं मानता हूं कि कोई भी सैलरी या कोई भी बिजनेस या कोई भी इंडस्ट्री ये इतने बड़े तरीके से ग्रोथ नहीं हुई है। तो इसका कहीं ना कहीं, और दूसरी बात ये ध्यान रखनी होगी कि हर बायर, आज जो कंज्यूमर है जो फ्लैट खरीदता है वो कहीं ना कहीं लोन लेके ही फ्लैट खरीदता है। 80% बैंकिंग इंडस्ट्री पे ये आधार करता है। तो जब प्राइजेस आपकी बढ़ गई और सैलरी उतनी इंक्रीमेंटल इंक्रीज नहीं हुई तो उसे लोन लेने की समस्या आ रही है। ये सबसे बड़ा चैलेंज है हमारे लिए। ओवरऑल सिचुएशन कितनी खराब है वो तो हमने चर्चा कर ली। आपसे ये पूछ रहे कि डेवलपर्स जो स्टॉक पर बैठे हैं वो उस स्टॉक का दाम वो घटाकर उसे बेच क्यों नहीं रहे, उससे अपना कर्जा क्यों नहीं चुका रहे? इससे सेल्स भी बूस्ट हो जाएंगे। कविता, ये बात बहुत क्लियर है कि लिक्विडिटी सबसे ज़्यादा में ज़्यादा यही तरीके से हो सकती है जब आप स्टॉक लिक्विडेट करें। पीछे भी अगर हमने देखा है तो लिक्विडिटी अपने स्टॉक लिक्विड करके ही हम लोगों ने जनरेट की है। और मैं उम्मीद रखता हूं कि हर डेवलपर जिसके पास बहुत ज़्यादा इन्वेंट्री है, प्रोजेक्ट जिसे पूरे करने हैं, और बैंक जब सहायता नहीं कर रही है, प्राइवेट लिक्विडिटी बहुत टाइट है, तो स्टॉक ही लिक्विडेट करने का ऑप्शन है। और मैं यही मानूंगा कि हम अपने स्टॉक लिक्विडेट करें जो भी प्राइस होगा। सर, आपसे ये पूछा जाएंगे, आपका एक प्रॉपर्टी फंड है, आप मार्केट में बहुत बड़े निवेशक हो, तो क्या आप कहेंगे कि ये मार्केट, इस वक्त मार्केट जिस तरह है, ये निवेश करने का सही वक्त है? ये अगर देखा जाए कि ये मार्केट किसके लिए अच्छा है, जिनको रहने के लिए घर लेना है, इससे बेहतर संधि किसी को मिलना बड़ा मुश्किल होगा, ऐसा मुझे लगता है। अगर कंज्यूमर सामने आते हैं और उनका बैंक लोन टाइप हो चुका है और उनका लोकेशन फिक्स्ड है और उन्होंने थोड़ा स्टडी करके डेवलपर भी सिलेक्ट किया है, मुझे लगता है कि आज अगर डेवलपर के ऑफिस में जाके उनके सामने बैठेंगे तो आपको जो डील मिलेगी, जो मुझे लगता है काफ़ी बेहतर मिलेगी। अभी अगर फंड की बात करें, ये बहुत बेहतर अपॉर्चुनिटी है टू सिलेक्ट द राइट प्रोजेक्ट, राइट डेवलपर, राइट लोकेशन एंड वेयर यू सी द राइट रिस्क एडजस्टेड रिटर्न्स। 50 से 1 करोड़ वाले जो घर हैं वो, और 50 के नीचे वाले घर में अभी भी मोमेंट है, बट 1 करोड़ के आगे वाले घर में मोमेंट रुकी हुई से नजर आ रही है। तो फंड के पॉइंट ऑफ व्यू से भी हमें मिड साइज, मिड इनकम फोकस्ड एंड टॉप सिटीज में जाना है जी। तो जैसे आप कह रहे थे कि बायर्स मार्केट एक तरीके से घर खरीदने के लिए शायद बहुत अच्छा वक्त है, लेकिन प्रोजेक्ट्स डिले भी हो रहे हैं, डेवलपर्स डिफॉल्ट भी कर रहे हैं, तो खरीदारी जब आप करेंगे तो बहुत सोच समझकर आपको ये खरीदारी करनी पड़ेगी। आपका निवेश जो है बहुत सोच समझकर आपको निवेश करना पड़ेगा। बने रहिए हमारे साथ, लेंगे यहाँ पर एक छोटा सा ब्रेक। रियल एस्टेट टीवी में आपका स्वागत है। मैं हूं कविता। हमारे एक्सपर्ट्स हमारे साथ बने हुए हैं। ब्रेक के पहले हम बात कर रहे थे सेक्टर के बिगड़ते हालात पर, जानने की कोशिश कर रहे थे कि डेवलपर आखिर दाम क्यों नहीं घटा रहे। यहाँ पर मैं सुनील मंत्री से बात करना चाहूंगी। सर, आप खुद कह रहे थे कि डेवलपरों को दाम घटाना चाहिए, लेकिन हम देख रहे हैं कि डेवलपर जो है दाम होल्ड करके रखे हुए हैं। कब तक ये सस्टेन कर पाएंगे? जब तक डेवलपर को लिक्विडिटी की समस्या नहीं है वो शायद होल्ड कर पाएं। आज सबसे ज़्यादा सभी डेवलपर्स कम्युनिटी को लिक्विडिटी की समस्याएं हैं। बैंक्स बहुत टाइट है, रिजर्व बैंक ने बहुत टाइट रिस्ट्रिक्शंस लाए हैं, कंज्यूमर भी
स्पीड ऑफ द कंस्ट्रक्शन देखना चाहता है तो मुझे लगता है सबसे बेस्ट ऑप्शन है कि डेवलपर अपनी प्राइस में जो भी कस्टमर आता है उस हिसाब से बार्गेन करे, डिस्काउंट करे, स्पॉट ऑफर्स दे और डील क्लोज करे। हमने देखा है कि सारे सेक्टर में ये सिलसिला चल रहा है और जब भी आर्थिक मंदी आती है, देश में कोई इस प्रकार की समस्या आती है तो ये बार्गेन करके आप थोड़ा डिस्काउंट करके डील क्लोज करो, बिकॉज कंज्यूमर जो प्राइस देता है उसे कोई इंटरेस्ट चुकाना नहीं है, आपकी लिक्विडिटी इनफैक्ट क्रिएट होती है। तो मुझे लगता है डेवलपर को एक कदम आगे आके प्राइस में अगर करेक्शन हम अगर करते हैं थोड़ी बहुत, जो भी कस्टमर सेंट्रिक हर जगह आपको कॉल लेना पड़ेगा, डील्स क्लोज होते हैं और डेवलपर के पास लिक्विडिटी की समस्या कुछ हद तक हल हो सकती है। तो मैं अपील करूंगा सभी डेवलपर्स को कि वो जहां पे भी पॉसिबल है थोड़ी प्राइस बार्गेन करे, डिस्काउंट करे और डील क्लोज करने का पूरा प्रयास करें। जी, तो डेवलपर खुद अब दाम घटाने की बात करें। यहाँ पर अमित, मैं आपसे बात करना चाहूंगी। जैसे मंत्री जी ने कहा कि लिक्विडिटी की प्रॉब्लम्स है, तो जिनका लिक्विडिटी का प्रॉब्लम ज्यादा है वो दाम घटाएंगे, तो कंज्यूमर क्या करे, बैलेंस शीट देखे डेवलपर का? जब अब क्लियर ट्रेंड है कि ये प्रोडक्ट नहीं निकल रहा है मार्केट में और इस डेवलपर इन सारे प्रोडक्ट्स को लॉन्च करके सेल नहीं कर पा रहा है, तो ये एक नॉर्मल इकोनॉमिक सेंस है कि अगला प्रोजेक्ट विल बी डिफरेंट टिकट साइज, डिफरेंट अपार्टमेंट साइज एंड डिफरेंट प्राइस। सो वेट फॉर दैट न्यू प्रोजेक्ट टू कम आउट बाय द सेम डेवलपर। इट इज वेरी अनलाइकली दैट कोई भी डेवलपर अपना पुराने प्रोजेक्ट में रेट कम करेगा। वो होगा भी तो वो बंद कमरे में होता है, यू नो, दैट डजंट कम आउट इन द मार्केट। So it is important to understand that. Right. यहाँ पर सुनील आपसे बात करना चाहूँ, ये बताइए कि जो बड़े फंड है बहुत सोच समझ कर निवेश करते हैं, आप तो बैलेंस शीट वगैरह देखते भी हैं, तो आपके निवेश से बायर क्या सीख सकता है? सबसे पहले तो फंड जो होते हैं, रियल एस्टेट के फंड, वो फैशन और फैड को फॉलो नहीं करते। कुछ चीज़ें रियल एस्टेट में कभी कभी फैशन के तौर पे आ जाती है, जैसे कि वीकेंड होम होते हैं, जैसे कि प्लॉट्स होते हैं, जैसे कि कुछ हाई डिज़ाइनर अपार्टमेंट होते हैं। तो फंड्स नॉर्मली ऐसी एबरेशन से दूर रहते हैं और फंड नॉर्मली ट्राई टू ओनली इन्वेस्ट उन्हीं जगह इन्वेस्ट करते हैं जहां रिस्क कम होता है। सो आज की तारीख में सेल्फ लिक्विडेटिंग जो एसेट्स है, जो रेजिडेंशियल है, जहां अगर आप प्राइस को कम करेंगे तो आपका डिमांड आएगा और कैश फ्लो आएगा और आपका एग्जिट सेल्फ लिक्विडेशन से हो सकता है। दूसरे, जहां स्टेबलाइज्ड एसेट्स है, जहां असेट्स अर्निंग एसेट्स है, जहां आपने ऑफिसेज बनाए हैं, वो ऑफिसेज में अच्छे कंपनीज वहां ऑक्युपाई करके बैठे हैं और उनके ऊपर अच्छे 10-12% के रेंटल यील्ड आ रहे हैं, ऐसे सिचुएशंस में जिनका ट्रैक रिकॉर्ड 5 साल 6 साल का है, ऐसे एसेट्स में फंड्स रिस्क को देखते हैं तो कम रिस्क है। सो फंड्स हमेशा ऐसे एसेट में जाते हैं कि जहां रिस्क मैनेजेबल है, कंट्रोल कर सकते हैं और रिस्क आइडेंटिफाई कर सकते हैं। तो मुझे लगता है कि ऐसे मार्केट में आम कस्टमर ने जब इन्वेस्टमेंट की बात आती है, खुद यूज़ करने की नहीं, इन्वेस्टमेंट की बात आती है, तो मुझे लगता है कि आज कोई सिंपल आंसर उनके पास में उन्हें नहीं मिलेगा। ये स्पेशलाइज सब्जेक्ट है, ये ना कि कहीं सुनी बात है। यहाँ पब्लिक डोमेन में कोई ऐसी इन्फॉर्मेशन है अवेलेबल नहीं है जहाँ प्रॉपर्टी प्राइस इंडेक्स आपको मिले, जहाँ आपको बॉटम के प्राइसेस मिले, टॉप के प्राइसेस मिले, डेवलपर का फाइनेंस मिले। सो उन्हें फंड का रूट आजमाना चाहिए अगर आपके पास में नए सेबी के गाइडलाइन के हिसाब से 1 करोड़ से ज़्यादा इन्वेस्टमेंट करने की ताकत 3 या 4 साल में है। जी, फिलहाल जो सिनारियो है, क्या आपको लगता है कि यहाँ से एक करेक्शन होगा? डेवलपर्स कब तक ये प्राइसेस होल्ड कर पाएंगे? क्या आपको मार्केट क्रैक होता हुआ नजर आ रहा है? आई थिंक 3-4 चीज़ें मैं बोलूँगा कविता। पहली बात तो है, जैसे मिस्टर मंत्री ने बोला, प्राइसेस कहीं कहीं नीचे आएंगी, बट 2 एक्सेप्शंस रहेंगी इसकी। एक एक्सेप्शन है, जिस डेवलपर पे कोई स्ट्रेस नहीं है, सो वो नहीं लेके आएगा। सो आप अगर सोचो कि मैं इस प्रोडक्ट के अंदर जाना चाहता हूँ एंड उसकी प्राइस नीचे आएगी, अगर उस डेवलपर को स्ट्रेस नहीं है तो वो प्राइस नहीं नीचे लेके आएगा, बिकॉज मिड टर्म तो प्राइसेस ठीक ही चल रही है ना, इकोनॉमी मिड टर्म तो सभी बोल रहे हैं कि ठीक है। सो ऐसे नहीं होगा कि हर प्रोडक्ट की अक्रॉस इंडिया, सो मैं ये व्यूअर्स को बताना चाहता हूँ, ऐसे नहीं है कि पूरा का पूरा आएगा। सो पहली बात है, जिसके ऊपर स्ट्रेस नहीं है वो बोलेगा मैं बैठ जाता हूँ, मैं 2 अपार्टमेंट महीने के बेचूंगा, इट डजंट मैटर। सेकेंड इज कविता, देयर आर मार्केट्स जहां पे अभी भी डिमांड ज्यादा है सप्लाई से,
सो अक्रॉस इंडिया ऐसी सिचुएशन नहीं है, सेवरल मार्केट्स है, जैसे आप बैंगलोर में चले जाओ CBD के अंदर, आज की डेट पे भी वहाँ पे जो प्राइसेस बिल्कुल बरकरार हैं उसके अंदर। सिमिलरली बॉम्बे में कई एरियाज हैं साउथ बॉम्बे के अंदर जहाँ पे प्राइसेस बरकरार हैं, बिकॉज उधर भी आज की डेट पे डिमांड जो है सप्लाई से ग्रेटर है। सो ये दो एक्सेप्शन जरूर रहेंगी टू द रूल। आई थिंक जैसे जैसे हम अब चलेंगे, मेरे को लगता नहीं है कि इकोनॉमी इतनी जल्दी उठेगी। एटलीस्ट जो इकोनॉमिस्ट बोलते हैं इलेक्शंस तक तो नहीं उठेगी, ऐसे नहीं लगता कि इलेक्शन तक उठेगी। अगर इकोनॉमी नहीं उठेगी इंडिया की तो रियल एस्टेट सेक्टर नहीं उठ सकता, इररिस्पेक्टिव हम जो मर्जी बोल रहे हैं। अब बिल्डर्स को देखना पड़ेगा कि उनकी कितनी सस्टेनेबल पावर है। अगले अगर 8-10 महीने लग जाते हैं इलेक्शन, देन इलेक्शंस का ये नहीं है कि अगले दिन से इकोनॉमी चलने लग जाएगी। मेरे को लगता है कि 4-6 महीने आपको न्यू गवर्नमेंट को भी देने पड़ेंगे फॉर द इकोनॉमी टू इंक्रीज। सो उतनी सस्टेनेबिलिटी पावर आपको चाहिए to be able to do that. I don't think कि majority of the developers have that sustainability power. तो आप ये देखेंगे या तो जैसे फेस्टिवल्स आएंगे, के पास बहुत ज्यादा सस्टेनेबल नहीं है। इनफैक्ट फेस्टिव सीजन के बारे में आगे बात करेंगे। मतलब प्रॉपर्टी बाजार में उठापटक कुछ वक्त तक तो जारी रहेगा, ऐसे में अपनी प्रॉपर्टी सर्च जारी रखें। अगर सस्ते में आपको कोई डील करने का मौका मिले तो उसे छोड़िएगा नहीं। हमारे एक्सपर्ट से चर्चा जारी रहेगी। आगे जानेंगे प्रॉपर्टी की कीमतों पर, उनका क्या आउटलुक है। लौटते हैं एक छोटे से ब्रेक के बाद। स्वागत है आपका रियल एस्टेट टीवी पर। हमारे एक्सपर्ट्स हमारे साथ बने हुए हैं और अब हम उनसे पूछेंगे वो सवाल जो हर खरीदार या निवेशक पूछना चाहता है। क्या प्रॉपर्टी के कीमतों में कोई करेक्शन आएगा? वेरी क्विकली आप सबसे एक आउटलुक। वेरी क्विकली, कीमतों के साथ साथ प्रोडक्ट में भी बहुत करेक्शन आएगा। जो आज 3000 फुट के घर हैं, आप नजर रखिए 700-800 फुट के घर आएंगे तो टिकट कम होगा, नॉट नेसेसरीली प्राइस। अगर साइज कम होगा तब भी टिकट कम हो जाता है। और जिसमें नजर रखनी है वो बहुत सारी फाइनेंशियल स्कीम्स आएंगी। आज जो लोग टेक्निकली जानते हैं सबवेंशन स्कीम, उसमें ये होता है आप 15% दीजिए, बाकी 2 साल तक कुछ नहीं देना। उसकी कॉस्ट डेवलपर को अराउंड 18%, 17-18% पड़ती है। सो आज मोस्टली लोग ये दे रहे हैं। सो 18% रिड्यूस हो गया प्रॉपर्टी प्राइस, बिकॉज आपकी 2 साल की किस्तें वो डेवलपर दे रहा है। सो जो नजर रखनी है वो पेमेंट प्लान्स जो चेंज होंगे उस पर रखनी है। प्रॉपर्टी की मेरी नजर में ज्यादा करेक्शन नहीं होगा, स्पेशली इन 5000 सेगमेंट। उसके ऊपर वाला जो सेगमेंट है वो तो बायर ड्रिवन है। अगर बायर है, जो प्राइस है इज ऑन द टेबल। सो जी सुनील, आपका क्या टेक होगा? लग्जरी होम के प्राइसेस तो पक्का गिरने वाले हैं, उसमें कोई दो राहें नहीं है। कितने गिरेंगे? मुझे लगता है ये तो नंबर पे उंगली रखना बहुत मुश्किल है, बट आई एम नॉट सरप्राइज्ड इफ 20-25% correction in the property price anytime. 30% is already transactions. Anytime. I think हम लोग आज वो दौर में हैं कि रियल एस्टेट एक बड़ी डिफरेंट इंडस्ट्री जहां स्टिकर प्राइस अनाउंस नहीं होती। जैसे मारुति कार चंडीगढ़ और मारुति कार मुंबई में कीमतें मालूम होती है। सो रियल एस्टेट में एवरी ट्रांजैक्शन इज अ पर्सनल ट्रांजैक्शन। सो मुझे लगता है कि जर्नी जो करेक्शन का है जो लग्जरी में, वो ऑलरेडी चालू हो चुका है। जी, तो लग्जरी प्रॉपर्टी में आप कह रहे हैं 20 से 25% तक दाम घट सकते हैं। अनुज, आपका क्या टेक होगा? आई थिंक कविता बहुत ब्रॉड है एंड टू से इन 1 मिनट बड़ा मुश्किल है, बट जस्ट फॉर आपके सेक के लिए आई विल से इज दैट न्यू कंस्ट्रक्शन प्रॉपर्टीज जो होंगी, मेरे को लगता है 10 से 15% प्राइस नीचे आएगी इसके अंदर। एंड मेरे हिसाब से बहुत सफिशिएंट है, 10 से 15% नीचे आएगी, मार्केट बड़ी जल्दी रोल होएगा उसके अंदर। जो ऑलरेडी कंस्ट्रक्टेड प्रॉपर्टीज हैं, जैसे अमित ने पहले बताया कि अगर वो उसमें से पोर्शन बिक चुका है तो उसमें प्राइसेस का आना बहुत मुश्किल है। अगर आएगा भी तो वो कैमोफ्लैज्ड वे में आएगा एज अ फाइनेंशियल प्रोडक्ट, या आपको स्टैम्प ड्यूटी माफ हो जाएगी, रजिस्ट्रेशन माफ हो जाएगी। सो कुछ ना कुछ तो होएगा ही लीडिंग अप टू द फेस्टिव सीजन। सो आई थिंक इस न्यू प्रॉपर्टीज के अंदर आप 10 to 15% देखोगे, विच इज करेक्ट एज वेल, क्योंकि आपका रिस्क होता है उतना कि प्रॉपर्टी अभी बनी नहीं है। जी, फेस्टिव सीजन का आपने जिक्र किया। यहाँ पर सुनील मंत्री आपसे बात करना चाहूंगी। मार्केट के मुताबिक तो यही है कि दशहरा दिवाली बिल्डरों के लिए एसिड टेस्ट है। यहाँ पर अगर बिक्री नहीं होती है तो दाम गिरेंगे। इससे आप कितने सहमत हैं? मैं हमेशा मानता हूँ कि दशहरा दिवाली ये फेस्टिवल सीजन बहुत अच्छे तरीके से काम करता है। जनरली हर कोई इंडियन फैमिली ये समय फ्लैट बुक करना चाहती है, फर्स्ट फैक्टर। सेकंड, और एक बात कविता मैं गौर करना चाहूँगा
ये जब रुपी डॉलर 60-62 रुपीस तक हो गया है, एक एनआरआई के लिए एक बहुत अच्छा डेस्टिनेशन और एक इन्वेस्टमेंट की अपॉर्चुनिटी आई है। काफ़ी एनआरआई कम्युनिटी एक पॉजिटिव तरीके से इंडिया में निवेश करने का सोच रही है, तो वो एक काफ़ी बड़ा अनटैप सेगमेंट हम टैप कर सकते हैं। और मैं उम्मीद रखता हूं कि दशहरा, दिवाली और दिसंबर तक ये जो एनआरआई कम्युनिटी का सीजन फेस्टिवल रहेगा उसमें अच्छे सेल्स मिलने की उम्मीद है। साथ में डेवलपर को ये भी ध्यान रखना पड़े, अगर आप नया लॉन्च कर रहे हैं, अगर कुछ उसमें प्राइस और डिस्काउंट्स और एड ऑन कर सकते हैं तो निश्चित रूप से देना चाहिए, जिससे कस्टमर अपनी बुकिंग करने में, क्लोज करने में करे। और हर कोई देता है, उसमें कोई गलत बात नहीं है। हो सकता है 4 या 6 महीना इस प्रकार की डिस्काउंट्स की स्कीम्स हो, स्टैम्प ड्यूटी रिबेट हो, कुछ 80-20 जैसी स्कीम्स हो, अलग अलग तरीके से प्रोडक्ट डेवलपर देंगे अपने कंज्यूमर को लुभाने के लिए। और मैं चाहता हूं कि कंज्यूमर उसे एनकैश करने की कोशिश करे। मुझे ऐसे कोई नहीं लगता है कि बहुत ज़्यादा प्रॉपर्टी मार्केट क्रैश होगा, पर निश्चित रूप से कुछ न कुछ हद तक डिस्काउंट निश्चित रूप से कस्टमर को मिल सकता है, तो कस्टमर ये अपॉर्चुनिटी अवेल करे। कुल मिलाकर प्रॉपर्टी मार्केट क्रैश तो नहीं होगा, स्टिकर प्राइस जो है कम तो नहीं होगा, लेकिन आप देखेंगे कि छोटे मकान बनेंगे, टिकट साइज कम होगा, ओवरऑल आपके जेब पर जो बोझ है वो कुछ हद तक कम हो सकता है। काफ़ी सारे स्कीम्स आएंगे, इंटरेस्ट सबवेंशन स्कीम्स आएंगे, जिसके बारे में बात हम अपने आने वाले एपिसोड्स में ज़रूर करेंगे। इसी के साथ रियल एस्टेट टीवी में वक्त हो गया है कि हम आपसे विदा लें। उससे पहले आप सबको मैं शुक्रिया कहना चाहूँगी। अमित मावी, सुनील रोकले, अनुज पुरी, सुनील मंत्री, आपने हमारे साथ वक्त बिताया, आपके एक्सपर्टीज आप लेकर आए, इसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया। और अब हम हर हफ्ते आपसे मुलाकात करेंगे प्रॉपर्टी बाजार की ताज़ा खबरों के साथ, ताकि आप अपना डिसीजन लेने के लिए रहेंगे पूरी तरह से तैयार और इन्फॉर्म्ड। अब आपसे लेंगे इजाज़त, नमस्कार।